feeling unwell, and the topic which we are going to discuss is the minerals. Was Sahide slow? The topic which we are going to discuss is the iodide, difluoride, manganese, molybdenum, and vanadium and silicon. students आवाज क्लियर ने दे दा बदा हुई दे तरफ न मसले का ना जिया. First we will discuss the iodide. Okay, the minerals. First we will discuss the iodide. As you all know that iodide is the ionic form of the iodine. Okay, and it is absorbed along the GI tract, particularly in the duodenum. About 97% of the iodide is absorbed in the duodenum. Okay, one thing you have to remember that iodide is the ionic form of the iodine, and for the absorption of the iodine to take place, it has to be converted firstly to the iodide. Okay, after its conversion to iodide, it is absorbed from the GI tract. Okay, and the GI tract, particularly the duodenum. Then after its absorption, it is transported freely or bound to the protein in the blood. That is the transport proteins. And when they are transported to the thyroid gland, then they are incorporated in the formation of the thyroid hormone. That is the thyroid hormone synthesis. अभी मैं आपको जो बात बताने वाला हूं कि जो आयोडाइड है वो इम्पोर्टेंट है किस चीज के लिए, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए. जब भी आपके पास थायराइड हार्मोन्स बनती है जिनके नाम में आपको हो सकता है आपको याद हो थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 एंड T4. ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 को कहते हैं और थायरोक्सिन जो होते हैं वो T4 को कहते हैं. तो ये आयोडाइड जो होती हैं वो उस थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में यूज होते हैं. सही है. जब भी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है तो उसमें एक स्टेप होता है, उसको कहते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग. उस आयोडाइड ट्रैपिंग में जो आयोडाइड जो होती है जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है ना, ट्रांसपोर्ट हो जाती है थायराइड ग्लैंड तक, तो वहां पे इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में, और वहां पे ये उस चीज को आयोडाइड ट्रैपिंग कहते हैं. फिर ये आयोडाइड जो होती है ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद जो है ना इससे थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है. सही है. तो ये जो है ना थायराइड हार्मोन सिंथेसिस ये इस तरह आयोडाइड जो होती है ये इस तरह इसकी फॉर्मेशन में वो जरूरी होती है. सही है. चूंकि आयोडाइड जो होती है वो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करती है, इस वजह से ये रेगुलेट करती है मेटाबॉलिक रेट को, क्योंकि जो बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट को जो मेन हार्मोन जो कंट्रोल करती है वो कौन से है, वो थायराइड हार्मोन है. सही है. तो इसलिए ये रेगुलेट करती है मेटाबॉलिक रेट को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को. जब भी आपके पास लो इनटेक ऑफ द आयोडाइड होगा तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है और उस कंडीशन को कहते हैं गॉइटर. सही है. जब भी आपके पास आयोडीन की या आयोडाइड की कमी होगी, डिफिशिएंसी होगी, तो थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होगा. ये क्यों इनलार्ज होता है? असल की इस कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूं. जब भी आपके पास बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करे. ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर क्या करते हैं, वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और उसको उस पे एक्ट करते हैं कि और जो थायराइड हार्मोन है, सही है, थायराइड हार्मोन जो है ना उसकी सिंथेसिस हो. लेकिन अगर आयोडाइड की कमी हो, डिफिशिएंसी हो, तो चूंकि और थायराइड ग्लैंड्स तो बन नहीं सकते, इस वजह से थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है और उसे क्या कहते हैं, गॉइटर. सही है. जो गॉइटरिनोजेंस होते हैं
गॉइटरिनोजेंस उन चीजों को कहते हैं जिसकी वजह से आपके पास गॉइटर बनता है। तो वो कुछ फूड्स होते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, और वो है रॉ टर्निप, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली। ये रॉ टर्निप और कॉलीफ्लावर तो आप जानते होंगे, लेकिन ब्रोकोली भी इस कैबिज फैमिली का है कि ही एक प्लांट है। सही है। ये इनहिबिट करता है फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एक्चुअली इट इनहिबिट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द आयोडाइड एंड इन टर्न इट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर कहीं पे कोई मसला हो तो पूछ लिया करें, ठीक है, ताकि मैं वो पॉइंट जो है ना वो दोबारा से आपको रिपीट करा दूं। सही है। अच्छा, यहां तक समझ आ गई। इसके बाद अच्छा, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या चीज है? जब भी आपके पास क्रेटिनिज्म को दूसरा नाम कहते हैं कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। जब भी ये कंडीशन हो जाती है तो उसमें क्या होता है? स्टंटिंग ऑफ द फीटल ग्रोथ होता है एंड मेंटल डेवलपमेंट। एक्चुअली इट इज अ फॉर्म ऑफ द कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, now we will discuss about the food sources of the iodide. So the iodide is contained in the iodized salt. About half teaspoon meets the recommended daily allowance for iodide. मतलब ये कि जितनी आयोडाइड आपको चाहिए होती है वो हाफ टी स्पून आयोडाइड साल्ट से जो है ना वो पूरी हो जाती है। सही है। इसके अलावा साल्ट वाटर फिश और सी फूड्स में भी आपके पास आयोडाइड जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि सी वाटर की जो साल्ट, सी वाटर में जो साल्ट होती है वो पुअर सोर्स ऑफ द आयोडाइड होते हैं, मतलब उसमें आयोडाइड की कमी होती है। सही है। एंड प्लांट सोर्सेज ऑफ द आयोडाइड, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ द आयोडाइड इन द सॉइल। अगर सॉइल में इसकी कंटेंट ज्यादा होगी तो जो प्लांट सोर्स उससे आता है उसमें आयोडाइड की मकदार ज्यादा होगी। अगर सॉइल कंटेंट की उसकी कम होगी तो प्लांट सोर्स जो आएगा उसमें भी उसकी मकदार जो है ना वो कम होगी। सही है। जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर एडल्ट्स है आयोडाइड की वो है 150 माइक्रोग्राम पर डे। सही है। और मिनिमम आपको जो है ना 50 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए होती है ताकि किसी बंदे में या पेशेंट में गॉइटर ना बने। सही है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है ना वो 150 माइक्रोग्राम पर डे है, और जो आपके पास गॉइटर को रोकने के लिए जो मकदार चाहिए होती है मिनिमम वो है 50 माइक्रोग्राम। सही है। और नॉर्मली जो होती है, क्योंकि हमारे जो हम जो है ना आयोडाइड साल्ट जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो एवरेज ऑन एवरेज जो है ना आयोडाइड की इंटेक एक्सीड करती है उसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस से। सही है। अभी हम आते हैं फंक्शंस ऑफ द आयोडाइड। सही है। तो फंक्शंस ऑफ द आयोडाइड मैंने जैसे ही आपको पहले कहा कि जो आयोडाइड जो होती हैं वो इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। क्या होता है कि जब भी ये आपके पास जीआई में एब्जॉर्ब होता है तो ये ब्लड के थ्रू जो है ना थायराइड तक चला जाता है, और जब ये थायराइड तक चला जाता है थायराइड ग्लैंड तक, तो वहाँ इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स को, और उसे कहते हैं थायराइड आयोडाइड ट्रैपिंग। जब इसकी आयोडाइड ट्रैपिंग, ये आयोडाइड जो है ना जब ये थायराइड फॉलिकल हो जाती है और ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो आयोडीन जो है ना टायरोसिन के साथ कंबाइन होता है और मानो आयोडोटायरोसिन बनाता है। मानो आयोडोटायरोसिन एक और आयोडीन के साथ कंबाइन होता है और डायआयोडोटायरोसिन बनाता है, और इस तरह फिर उसके बाद ट्राइआयोडाइरोनिन जो T3। Why mountain people suffer from goiter more than? Actually असल में ये होता है जब भी आपके पास माउंटेन पीपल में जो है ना वहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ पे ये आयोडाइड की कमी होती है। तो जब भी आपके पास आयोडाइड की कमी हो है ना गॉइटर जो है ना वो ज्यादा बनता है। गॉइटर का मैकेनिज्म तो मैंने आपको समझा दिया ना कि क्या होता है। जब भी आपके पास आयोडाइड की कमी होगी तो थायराइड हार्मोन कम होंगे। थायराइड हार्मोन कम होंगे तो वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू
एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। हाँ, आयोडाइड ट्रैपिंग में रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके यो फिर अभ्यास सहीदा the thyroid hormone synthesis sangakigi dazatastema kalacho whenever there is absorption of the iodide ion from the GI tract it is transported in the blood to the thyroid gland। सही है, जब भी ये thyroid gland के पास चला जाता है तो एक फॉर्मेशन ऑफ द thyroid gland में एक स्ट्रिप होता है, उसे कहते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। सही है, और आयोडाइड ट्रैपिंग में क्या होता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयोडाइड होता है थायराइड फॉलिकल सेल्स में, ठीक है। तो ये जब ये थायराइड फॉलिकल सेल्स में ये आयोडाइड चला जाता है, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ऑक्सीडेशन के थ्रू ये आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये ऑर्गेनिफिकेशन का मतलब क्या है, ये आयोडीन जो है ना, ये टायरोसिन के साथ मिल जाती है और वो बना देती है मानो आयोडो टायरोसिन। सही है, मानो आयोडो टायरोसिन एक और आयोडीन के साथ मिल जाती है और वो बना देती है डाई आयोडो टायरोसिन। सही है, और फिर एक मानो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन जो है ना, वो कंबाइन होते हैं और वो बना देते हैं ट्राई आयोडो टायरोनिन और T3। सही है, और जब दो डाई आयोडो टायरोसिन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, T4 और थायरोक्सिन। सही है, यहां तक समझ आ गई? अगर समझ ना आई हो तो दोबारा पूछ ले, मैं आपको बता दूं। समझ आ गई? अच्छा, तो इस तरह जो होते हैं ये आयोडाइड जो होती हैं, ये रिपीट कर दे सर, क्या रिपीट कर दूं? थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को रिपीट कर दूं? ओके, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस इस तरह होती है। मैंने कहा कि जो आयोडाइड होती है वो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस, आवाज कट की, वो आवाज सही दे। ओके, सही है। असल की دا چاته چې आवाज صحیح نه ده کنه، دا غوي په نتورک کې به مسلې نه دا غي د وجه غوي ته چې د आवाज کلیر نه دي. صحیح ده؟ ها صحیح شو. Functions of the iodide چې د regarding the functions of the iodide is used for the synthesis of the thyroid hormone। वो इस तरह होती है, जब भी आपके पास, अच्छा सही, के पास आयोडाइड जीआई में एब्जॉर्ब होती है ड्यूडेनम में, तो वो ब्लड में चली जाती है, ठीक है। कहाँ तक आ जाती है, थायराइड ग्लैंड तक, ठीक है। जब ये थायराइडिंग होती है, जो फॉर्मेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड हार्मोन होती है, उसमें एक स्ट्रिप होता है, उसे कहते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। तो जो आयोडाइड ब्लड के थ्रू थायराइड ग्लैंड तक आता है, वो फिर आयोडाइड ट्रैपिंग के थ्रू जो होता है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर चला जाता है। सही है, जब ये थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर चला जाता है उसको कहते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। सही है, अभी आवाज आ रही है मेरी, आपको समझ आ रही है? इसको कहते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। जब आयोडाइड ट्रैपिंग हो जाती है तो उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन हो जाती है। सही है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन। पहले वाला स्टेप क्या था, आयोडाइड ट्रैपिंग, और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन। सही है, इसके बाद फिर ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द आयोडीन होती है। क्या होती है, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द आयोडीन।
असल में ये मैकेनिज्म जो है ना, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे कि ये आयोडाइड जो है ना किस तरह थायराइड हार्मोन बनाते हैं, इसलिए ये मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूँ। सही है। तो जब ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन कैसी होती है, ये टायरोसिन आयोडीन के साथ मिल जाती है और वो क्या बना देती है, मानो आयोडोटायरोसिन। सही है। और मानो आयोडोटायरोसिन जो है ना वो फिर एक दूसरे आयोडीन के साथ मिल जाती है और वो बना देती है डाई आयोडोटायरोसिन। फिर मानो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन जो है ना वो कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसे कहते हैं T3। सही है। और फिर दो डाई आयोडोथायरोनिन और डाई आयोडोथायरोनिन दो एक साथ मिल जाते हैं और वो क्या बना देते हैं, T4 और थायरोक्सिन। अभी समझ आ गई इसकी सिंथेसिस? अगर अभी भी क्लियर ना हो ना तो मुझसे पूछ ले, ठीक है। ओके ओके ग्रेट। सही है। तो आयोडाइड इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द T4 एंड T3। सही है। दैट इज द थायराइड हार्मोन। और वो किस रिस्पांस में, TSH की रिलीज की रिस्पांस में। अच्छा सही है, ठीक है। अभी ये TSH की सिक्रीशन का समझ आ गया कि जब भी आपके पास बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेंगे फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कि आप TSH रिलीज करेंगे। TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। सही है। थायराइड को स्टिमुलेट करेगा और थायराइड हार्मोन जो है ना वो बनाएगा। सही है। और फिर जो है ना एक्चुअली 90% of the thyroid hormone occur in the T4 form। सही है। ये बात याद रखें कि 90% of the thyroid hormone occur in the T4 form and 10% occur in the T3 form। सही है। T3 को दूसरा नाम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं और T4 को दूसरा नाम थायरोक्सिन कहते हैं। सही है। और ये जो T3 है ये एक्टिव फॉर्म है। सही है। T4 फिर कन्वर्ट होता है T3 को और T3 जो है ना वो क्या है, एक्टिव फॉर्म है। मतलब ये कि जो बॉडी की जो मेन कैटाबॉलिक एक्शंस करते हैं वो कौन करते हैं, वो T3 करते हैं। सही है। और फिर T3 जो है ना ट्राई आयोडोथायरोनिन वो क्या कर देता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है और प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट एनर्जी एंड ह्यूमन ग्रोथ जो है ना वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ द CNS। सही है। तो ये तो फंक्शन हो गई आपके साथ आयोडाइड की। अच्छा, इसके बाद जब भी आपके पास डिफिशियंसी ऑफ द आयोडाइड होगा तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको कहा अगर डिफिशियंसी ऑफ द आयोडाइड होगा तो बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होगी। तो जब थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कि आप और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करें कि थायराइड थायराइड ग्लैंड जो है वो और थायराइड हार्मोन जो है ना वो बनाए। लेकिन चूंकि आयोडाइड की कमी होगी और आयोडाइड इज कंपल्सरी और इस वजह से सिंपली एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड होगा और उसको कहते हैं गॉइटर। सही है। इसके अगर समझ ना आई हो तो दोबारा पूछ लें। सही है, मैं आपको बता दूंगा। और जब भी आपके पास थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट वो कम होगा, ड्रॉप इन द मेटाबॉलिक रेट होगा। इसका मतलब यह है क्योंकि जो मेन मेटाबॉलिक हार्मोन है वो क्या है, थायराइड हार्मोन है। और जब भी आपके पास थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो मेटाबॉलिक रेट आपके साथ खुद ब खुद जो है ना वो कम। अच्छा, इसके बाद जब भी आपके पास डिफिशियंसी ऑफ द आयोडाइड होगी तो ये हार्मफुल होती है प्रेगनेंसी के लिए। सही है। इस पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि जब भी आपके पास प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, जब भी आपके पास प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी में जो प्रोटीन्स की मिकदार होती है वो ज्यादा हो जाती है। और थायराइड हार्मोन बॉडी में दो टाइप में पाई जाती है, या तो वो फ्री होगी या कंबाइंड होगी। सही है। या तो फ्री होगी या कंबाइंड होगी। फ्री जो होती है वो एक्चुअली एक्टिव फॉर्म होता है
और जो कंबाइन होता है वो एक प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है जिसे कहते हैं थायराइड बाइंडिंग थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। क्या कहते हैं उसे? थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो जब भी आपके पास प्रेगनेंसी होगी, सही है, तो बॉडी में एस्ट्रोजन की मिकदार ज्यादा होती है, सही है, बॉडी में एस्ट्रोजन की मिकदार ज्यादा होती है, और जब एस्ट्रोजन की मिकदार ज्यादा होती है तो कैटाबॉलिज्म ऑफ थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन नहीं होगी, सही है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन नहीं होगी, और ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बॉडी में इंक्रीज कर जाएगा। सही है, समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो बता दे, मैं दोबारा से समझा दूंगा। सही है। और चूंकि मैंने कहा कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, बॉडी में प्रोटीन्स की मिकदार ज्यादा हो जाती है, तो ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की मिकदार ज्यादा होगी। तो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की मिकदार ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा थायराइड हार्मोन जो होती हैं वो इस थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ है, तो बॉडी में फ्री या एक्टिव जो थायराइड हार्मोन होती है उसकी कमी होगी, तो बॉडी चाहिए होगी कि ज्यादा से ज्यादा थायराइड हार्मोन बना दे। सही है। और इसी वजह से अगर प्रेगनेंसी में आयोडाइड की कमी होगी तो ये हार्मफुल फॉर प्रेगनेंसी होती है। सही है। अगर इस पॉइंट की समझ ना आई हुई हो तो दोबारा से आप पूछ ले, मैं समझा दूंगा, ठीक है, कि आयोडाइड की कमी प्रेगनेंसी में क्यों हार्मफुल होती है। सिंपल वर्ड्स में ये बता दूं कि प्रेगनेंसी में आपके साथ थायराइड हार्मोन की ज्यादा जरूरत होती है, सही है, ताकि जो फ्री फॉर्म हो, रिपीट कैसे, ओके, मैं दोबारा से बता देता हूं, जब भी प्रेगनेंसी होती है ना तो बॉडी में प्रोटीन्स की मिकदार, बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी प्रोटीन है ना, तो उसकी मिकदार भी बॉडी में ज्यादा हो जाएगी, और जब उसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा थायराइड हार्मोन के साथ वो कंबाइन करेगा। तो एक्चुअली जो एक्टिव फॉर्म ऑफ द थायराइड हार्मोन होती है वो तो फ्री फॉर्म होती है ना, तो फ्री फॉर्म की कमी होगी बॉडी में, फ्री फॉर्म की कमी होगी तो बॉडी को ज्यादा से ज्यादा थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस की जरूरत होगी ताकि फ्री फॉर्म जो है ना वो बॉडी में आ जाए, क्योंकि फ्री फॉर्म एक्टिव फॉर्म होता है। तो इस वजह से अगर प्रेगनेंसी में आयोडाइड की कमी होगी तो न्यू थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे, और न्यू थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे तो ये हार्मफुल होगा प्रेगनेंसी के लिए। अब समझ आ गई सानिया सईद? अगर अभी भी समझ, ओके ग्रेट, सही है। तो इस वजह से प्रेगनेंसी में जो है ना थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस जो है ना वो आपको ज्यादा चाहिए होती है, और अगर आयोडाइड की कमी होगी तो हार्मफुल होता है प्रेगनेंसी के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्रेटिनिज्म होती है, क्रेटिनिज्म इज कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, कॉन्जेनिटल हाइपोक्रेटिनिज्म, ओके गुड। और क्रेटिनिज्म इज, पहले ही हमने कहा कि इसमें स्टंटिंग ऑफ द फीटल ग्रोथ होगी और मेंटल मैच्योरेशन जो है ना वो कम होगी, सही है, फेलियर ऑफ मेंटल मैच्योरेशन या सीएनएस मैच्योरेशन, ओके। प्रेगनेंसी में मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसकी इंक्रीज आपको चाहिए होती है, सही है। अनवर अली, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि प्रेगनेंसी पे इसका क्या असर होता है। जब भी आपके पास प्रेगनेंसी होती है तो बेजल मेटाबॉलिक रेट वो इंक्रीज कर जाता है, और उस बेजल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करने के लिए आपके पास क्या होने जरूरी होती है, थायराइड हार्मोन, और उस थायराइड हार्मोन की के साथ डाइट की जरूरत होती है। अभी समझ आ गई? अगर आयोडाइड नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन क्या होगा, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो वो मेंटेन नहीं करेगा। अगर समझ ना आई हो तो दोबारा पूछिए, सही है। अच्छा, और जब भी आपके पास कंजप्शन ऑफ दी गाइड, ओके गुड,
कंजम्पशन ऑफ द गाइड्रेनोजेंस, मैंने पहले भी इसे कहा कि ये क्या करता है, इनहिबिट आयोडाइड मेटाबॉलिज्म, और जब भी आयोडाइड की मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, डिफिशिएंसी ऑफ द आयोडाइड होगी। डिफिशिएंसी ऑफ द आयोडाइड होगी तो आपके पास थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कम होगी, और थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा टीएसएच रिलीज होगा, और वो फिर क्या करता है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और गाइटर बनाता है। सही है। अभी इसके बाद में आपको दोबारा से बता अभी हमने ये कहा कि जब भी आपके पास आयोडाइड की डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा। इसके बाद अगर आयोडाइड की टॉक्सिसिटी हो जाए, मतलब क्या कि अगर जो ये आयोडाइड जरूरत से ज्यादा बॉडी में हो तो वो क्या करेगा। सही है। ये बात याद रखिए कि high intake of the iodine can cause some of the same symptoms that of the iodine deficiency आ सकते हैं। और वो क्या है, जब भी आपके पास आयोडीन डिफिशिएंसी होगी तो गाइटर बनेगा, जब आपके पास आयोडीन की टॉक्सिसिटी होगी तो भी आपके पास क्या होगा, गाइटर बनेगा, और उस गाइटर को फिर क्या कहते हैं, टॉक्सिक गाइटर और आयोडीन गाइटर। सही है। और जब आयोडाइड जरूरत से ज्यादा हो तो वो क्या करेगा, वो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर थायराइड की डिफिशिएंसी हो या टॉक्सिसिटी हो तो दोनों, जब डिफिशिएंसी हो या टॉक्सिसिटी हो, गाइटर भी बन सकता है और हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। सही है। अगर इस बात की समझ ना आई हो तो दोबारा पूछ ले। सही है। और टॉक्सिसिटी ऑफ द आयोडाइड किस वजह से होती है, कंजम्पशन ऑफ द सीवीड्स की वजह से। सही है। क्योंकि सीवीड्स में आयोडाइड की मिकदार जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है, तो कुछ लोग जब ये सीवीड यूज करते हैं तो उसमें फिर थायराइड डिसफंक्शन हो जाती है, और उसी वजह से जो है ना उसमें हाइपोथायराइडिज्म होती है। सही है। जो अपर लेवल ऑफ द आयोडाइड है नॉर्मली वो है 1.1 मिलीग्राम पर डे। सही है। यहां तक समझ आ गई। अगर समझ ना आई हो, बहुत हार्मफुल। सही है। अनवर अली, both the iodide deficiency and the iodide toxicity both are harmful because both can present with the same symptom। लेकिन टॉक्सिसिटी कुछ लोगों में एक फर्क यही है, हार्मफुल दोनों एक जैसे हैं। सही है। जिनमें डिफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स आते हैं और जिनमें टॉक्सिसिटी की वजह से सिम्टम्स आते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन टॉक्सिसिटी कुछ लोगों में होती है और डिफिशिएंसी जिनमें होगी उन सब पे जो है ना वो मसला करेगी। सही है। अब समझ आ गई। सही, गुड। अच्छा, अच्छा, एक क्वेश्चन है, सिंपल गाइटर एंड टॉक्सिक गाइटर। असल में जब आपके पास आयोडीन डिफिशिएंसी होगी, आयोडाइड की डिफिशिएंसी होती है और जो गाइटर बनता है वो उसे हम सिंपल गाइटर कहते हैं। सही है। लेकिन जो टॉक्सिसिटी की वजह से, टॉक्सिसिटी ऑफ द आयोडाइड की वजह से जो गाइटर बनता है ना तो उसको टॉक्सिक गाइटर कहते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी ऑफ आयोडाइड की वजह से बन जाता है। सही है। और इसको दूसरा नाम आयोडाइड गाइटर भी कहते हैं। ओके, जयउद्दीन सईदा वस دینه بعد چې دی کنه مونږ به کوشش وکړو کانسپټ چې کنه هغه د دې ځکه پورې لکسیواو د دې ځکه نه بعد چې دی کنه وس دوم نه دی صحیح ده. نو مونږ وس لک خپل ټاپک چې دی کنه هغه لک تیز کو. صحیح ده. ایکچولی دا کوېسچن ډیر زیات شو کنه، زه لک شان تاسو ویټ وکړئ چې دا ټاپک وس ختم کو کنه، ځکه چې
बिल्कुल ډیر لږ پاتې دی او تقریبا د هاف نه زیات کم ټاپک چې دیګه نه هغه پاتې دی نو کم کوېسچنز چې دي که تاسو په ذهن کې راځي هغه ځان سره نوٹ کوئ at the end of the lecture کا ټایم پاتې شنو پاغي کې به وکړو صحیح ده اوس د دې نه بعد موږ مخکې ځو ها now we will discuss fluoride fluoride has a role in the prevention of the cavities and its essential function has not been described. It aids in the synthesis of fluorapatite crystals. Fluorapatite crystals जो होती हैं ये phosphate minerals होती हैं, इसका फार्मूला होता है Ca5PO4 whole 3N2F. सही है, ये इसका फार्मूला है. सिंपल ये याद रखिए ये हार्ड क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स होते हैं. सही है, इसका काम क्या होता है? टू प्रिवेंट टूथ डिके एंड डेंटल केरीज. सही है, एक्चुअली ये क्या करते हैं, फ्लोराइड जो है ना ये इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को और उस वजह से जो है ना फिर अच्छा जो फ्लोराइड की जो आती है ना वो फ्लोरिडेटेड 1 ppm का मतलब ये होता है 1 ppm का मतलब ये होता है जब भी आपके पास 1 लीटर ऑफ वाटर में आपके पास 1 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड होगा. ये फ्लोरिडेटेड वाटर का मतलब ये है वाटर का मतलब ये है कि जब भी आपके पास 1 ppm का मतलब ये है कि 1 लीटर वाटर में आपके पास 1 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड होगा. सही है, एंड फ्लोराइड इज आल्सो प्रेजेंट इन दी सलाइवा. सही है, फूड सोर्सेज ऑफ द फ्लोराइड तो फ्लोरिडेटेड वाटर है. सही है, आपके पास फ्लोरिडेटेड वाटर में तकरीबन 1 कप वाटर जो होगा उसमें तकरीबन फ्लोराइड जो है वो 0.2 मिलीग्राम होगा, प्रेजेंट होगा. सही है, इसके अलावा टी में, सी फूड में, सी में, टूथपेस्ट में, इन सब में जो है ना आपके पास फ्लोराइड जो है ना वो प्रेजेंट होता है. जो एडिकेट इंटेक ऑफ दी फ्लोराइड है आपके पास वो है रोजाना 3.1 to 3.8 मिलीग्राम पर डे फॉर द एडल्ट्स. And the typical fluoridated water contain 0.2 milligram of the fluoride in 1 cup. सही है. Now toxicity now we will discuss the toxicity of fluoride. The toxicity of fluoride अब अगर आपके पास फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी हो जाए तो आपके पास क्या होता है, मॉटलिंग ऑफ द टीथ इन द चिल्ड्रन. व्हाट इज मॉटलिंग ऑफ द टीथ? मॉटलिंग ऑफ द टीथ में आपके पास क्या होता है, जो टूथ स्ट्रक्चर होता है वो खराब हो जाता है और उसकी डिस्कलरेशन हो जाती है. तो आप ये बात याद रखिए जब भी आपके पास आप चिल्ड्रंस को जो है ना टूथपेस्ट उसको चिल्ड्रन में टूथपेस्ट इस्तेमाल करें तो पी साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, because its high amount can then weaken the teeth in the children and it causes fluorosis. सही है, फ्लोरोसिस क्या होता है, आपके पास पुअर टूथ स्ट्रक्चर होगा और उसके अलावा आपके पास डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ होगी. सही है, अपर लेवल ऑफ द फ्लोराइड जो है ना वो है 10 मिलीग्राम पर डे. सही है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं मैंगनीज की तरफ. सही है, मैंगनीज इज यूज्ड एज अ कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स. सही है, उसमें जो है ना आपके पास आते हैं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज. सही है, और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज. सही है, ये वो एंजाइम्स हैं जिसके लिए मैंगनीज कोफैक्टर यूज होता है. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में इस्तेमाल होता है और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो होता है जब भी आपके पास हार्मफुल ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती है उसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसमें सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज यूज होता है. और इन दोनों के काम सही करने के लिए मैंगनीज जो है ना इसमें कोफैक्टर है. सही है, इट इज आल्सो रोल इन दी बोन फॉर्मेशन. सही है, और जो है ना
ह्यूमंस में इसकी डिफिशियंसी जो है ना, डिफिशियंसी सिम्टम्स ज़्यादातर नहीं होती, क्योंकि आपके पास जो मैंगनीज होता है, ये जो डेली हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास नट्स होते हैं, वाइट ब्रेड होता है, ब्राउन राइस होता है, इन सब में आपके पास मैंगनीज की काफ़ी मिकदार होती है। तो इस वजह से इसकी डिफिशियंसी जो है ना वो ह्यूमंस में नहीं होती। और जो एडिकेट इनटेक होता है मैंगनीज का, वो है 1.8 टू 2.3 मिलीग्राम पर डे। सही है। अगर आपके पास टॉक्सिसिटी ऑफ द मैंगनीज हो जाए तो वो क्या करता है, वो उन लोगों में सिवियर साइकेट्रिक एबनॉर्मेलिटीज जो है ना वो करता है। वो लोग जो है ना वो वायलेंट हो जाते हैं। सही है। और उनकी मसल कंट्रोल जो है ना वो इम्पेयर हो जाती है। सही है। जो अपर लेवल ऑफ द मैंगनीज है वो 11 मिलीग्राम पर डे है। सही है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम आते हैं मोलिब्डेनम की तरफ। सही है। मोलिब्डेनम जो है ना, अगर इसकी मकदार आपके पास ज़्यादा हो तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है कॉपर की एब्जॉर्प्शन को। सही है। और ये भी आपके पास सेवरल एंजाइम्स जो है ना उसके लिए ज़रूरी है, जैसे कि जेंटीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, आपने नाम सुना होगा, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जब वो बनाते हैं उसमें वो यूज़ होता है, उसके लिए जो है ना वो मोलिब्डेनम जो है ना वो ज़रूरी होता है। सही है। इसकी डिफिशियंसी रेयर होती है, लेकिन अगर हो जाए तो क्या करता है, उन लोगों में आपके पास टेकिकार्डिया होता है, दैट इज इंक्रीज हार्ट रेट, टेकेपनिया होता है, इंक्रीज रिस्पायरेशन रेट। सही है। नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मेंटल कंफ्यूजन होती है, एडेमा होती है, वीकनेस और कॉमा जो है ना वो सब जो है ना उन लोगों में हो सकती है जिनमें डिफिशियंसी ऑफ दी मोलिब्डेनम हो। सही है। It inhibits the absorption of the copper because it the hello increase heart rate. It causes the increase of the heart rate in respiration rate, cause night blindness, mental confusion, edema, weakness, and coma. Okay. Its recommended daily allowance is 45 microgram per day. एवरेज इनटेक जो है ना इसकी होती है 75 टू 110 माइक्रोग्राम पर डे। और its toxicity can be seen its toxicity can be seen in the animal, especially sheep, और इसकी जो अपर लेवल है वो 2 मिलीग्राम पर डे है। सही है। इसके बाद हम आते हैं वेनेडियम के थ्रू। वेनेडियम जो है ना ये आपके पास इन्हांस करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को, और उस एंजाइम्स को क्या कहते हैं, वेनेडो एंजाइम्स। ये फाउंड होता है शेल फिश में, मशरूम में, ग्रेन्स में। सही है। या आवाज न राजी दته تاسو کوېشنز راځي، خو هغه زه تاسو له اخره کې کلیر کوم که ټایم بچت شو، ځکه ټاپک لا ډیر پاتې دی. صحیح ده. زیا زما आवाज صحیح ده؟ आवाज क्लियर دی تاسو خو دا هغوی ته چاته پرابلم دی، هغوی ته به یو نیم کس ته به نور کلیر دی. صحیح ده. سو وینیډیم چې دی هغه انهانس کوي انزایمټیک اکټیویټیز اف د انزایم، چې هغه ته موږ ویلی شو وینیډیو انزایمز. It is found in the shellfish, mushroom and grains. Its deficiency leads to reduced growth in the rates. सही है। Okay. The United States Institute of Medicine has not confirmed that the vanadium has essential nutrient for human. सही है। इसका जो है ना आपके पास ये जो है ना कि ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर ह्यूमन, इस जो है ना ये कंफर्म नहीं है। तो इस वजह से इसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है ना वो भी फिक्स नहीं है। लेकिन डाइटरी इंटेक जो है ना वो एस्टिमेटेड जो है ना वो है 6 to 18 माइक्रोग्राम पर डे, और उसका जो है ना भी आपके पास लेस देन 5% जो है ना वो एब्जॉर्ब होता है। और अपर लेवल सेट जो है ना वो है 1.8 मिलीग्राम पर डे। अगर इससे ज़्यादा हो जाए वेनेडियम की मकदार बॉडी में तो वो एडवर्स इफेक्ट जो है ना वो फिर क्या
बॉडी में जाहिर होंगी। सही है। अच्छा, वेनेडियम के जो है ना वो जी دا نجم صاحب راغلی دی کلاس کې وایي چې زه څه شعر کوم نو هغه مې انمیوټ کړو ښه صحیح ده. Vanadilyl sulfate is a dietary वेनेडाइल सल्फेट जो है ना वो एक डाइटरी सप्लीमेंट है ऑफ द वेनेडियम, और वो जो है ना रिसर्च किया गया है इस पे कि ये उसका हो सकता है कि इसका रोल हो ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन दी डायबिटीज। सही है। और लेकिन इस पे जो स्टडी हुई है ना वो बहुत पुअर क्वालिटी की है, तो इस वजह से जो है ना ये आप जो है ना सही तरीके से नहीं कह सकते कि ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें जो है ना आपके पास जो मिकदार चाहिए होती है वो 30 to 150 मिलीग्राम है। सही है। और उसकी सेफ डोज से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी सेफ डोज 1.8 मिलीग्राम पर डे है। सही है। तो इस वजह से इसका इस चीज के लिए, इस ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए ये जो है ना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो है ना आपके पास ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है ना वो करे। सही है। अच्छा, जो वेनेडियम कंपाउंड जो होती है वो दे आर कंसिडर्ड टॉक्सिक, और जो वेनेडियम जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर पोरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। सही है। लेकिन जब भी आपके पास इनहेलेशन ऑफ द वेनेडियम होगी या वेनेडियम कंपाउंड की, तो ये इफेक्ट करेगा प्राइमरीली किस सिस्टम को? रिस्पायरेटरी सिस्टम को। सही है। और ये भी एविडेंस आपके पास है कि जो वेनेडियम है वो इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट भी होता है। सही है। और टेराटोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये होता है, सही है, कि ये मोल फॉर्मेशन ऑफ दी, ये जो है ना टेराटोजेनिक का इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इट काजेस द माल एब्जॉर्प्शन ऑफ द एम्ब्रियो। सही है। लास्ट में आते हैं सिलिकॉन की तरफ। सिलिकॉन इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इन द स्मॉल एनिमल्स। इट इज फाउंड इन प्लांट फूड्स, unrefined grains, cereals, and root vegetables. There is no upper level set for the silicon use. Its deficiency can affect brain and bone formation. See, there are some evidence that silicon is important to human health for their nails, hair, bone, and skin tissues. सही है। एक स्टडी हुई है जिससे ये जाहिर होता है अगर प्री मेनोपॉजल वुमेन को आप जो है ना क्या दे दें, सिलिकॉन दे दें, तो उसकी बोन की डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसकी बोन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये इस बात को जाहिर करती है कि ये इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बोन्स। सही है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोन डेवलपमेंट। सही है। और सिलिकॉन की जो सप्लीमेंटेशन होती है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है बोन की डेंसिटी को इन दी पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं उस कंडीशन में जो बोन्स होते हैं वो पोरस हो जाते हैं। मतलब इसका ये है कि बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। सही है। तो जब बोन की डेंसिटी कम हो जाती है तो ये इजीली फ्रैक्चर होते हैं। तो जिन पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस हो और आप उसको सिलिकॉन की सप्लीमेंटेशन दे दें तो वो उन पेशेंट में इस बोन की डेंसिटी को जो है ना वो इंक्रीज करती है। सही है। और इन टर्न उसकी जो ब्रेकिंग ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द बोन जो है ना वो आपके पास डिक्रीज होगा। सही है। अच्छा, सिलिकॉन इज आल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ द इलास्टिन एंड कोलेजिन। सही है। इलास्टिन और कोलेजिन आप जानते होंगे, सही है, कि क्या है? These are proteins found in the extracellular matrix of the connective tissue. सही है। In human body, the silicon is found in the aorta contain the greatest quantity of the silicon. Silicon is very common and hence its deficiency symptoms are difficult to produce. सही है।
लास्ट में जो है ना, अभी हम आपको ये बता दें कि जो सिलिकॉन जो होती है इसकी डिफिशिएंसी जो है ना वो कॉमन है, अनकॉमन है, सही है, लेकिन कुछ लोगों में इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। और वो खास तौर पर कौन लोग होते हैं, जो सैंड फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या तो वो रॉक्स को तोड़ते हैं, सही है, या क्योंकि सिलिका जो होती है, सिलिका क्रिस्टल्स, वो किस में होती है, सैंड, सॉइल्स और रॉक्स में होती है। तो जो लोग जो होते हैं आपके पास उस उन जगहों पे काम करते हैं, तो वो सिलिकॉन को ब्रीथ इन करते हैं या स्वालो करते हैं, या उनकी कांटेक्ट आती है उनकी स्किन या आईज से, ठीक है, तो ये हैजर्डस होती है उन लोगों के लिए, सही है। और ये उन लोगों में एक कंडीशन करती है, उसको कहते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस इज एक्चुअली ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, जो उन लोगों में होती है जो रॉक्स को तोड़ते हैं या सैंड वर्कर्स होते हैं, ये उन लोगों में होती है। और इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें इन्फ्लेमेशन एंड स्केरिंग ऑफ द स्केरिंग होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूलर लीजन्स इन द लंग्स, अपर लोब ऑफ द लंग्स, सही है, उसको सिलिकोसिस कहते हैं। तो जब भी आपके पास सिलिका क्रिस्टल या जो लोग डस्ट या रॉक वर्कर्स होते हैं, तो उनमें ये कंडीशन जो है ना वो होती है, उसे कहते हैं सिलिकोसिस। और ये तब होती है जब वो ये सिलिका क्रिस्टल को इनहेल करते हैं, और वो क्या कर देते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज काज करते हैं, जिसे सिलिकोसिस कहते हैं। और एक्चुअली इसमें इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग होती है, स्कारिंग लेजन्स होती है इन द अपर लोब्स ऑफ द लंग, सही है। डॉक्टर रहीम, हाँ